बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। एकदम बिल्कुल करीब आ चुकी है वो घड़ी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों इस मॉडल पेपर के जरिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छे से आपको तैयार भी करवा देंगे। तो चलिए फटाफट रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पे एक जो मॉडल पेपर आप देख पा रहे हैं एक रिविजन क्लास है और यहाँ पे चैप्टर वाइज भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण बिंदु में आप देख पाएंगे कि शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी। तो शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी, फटाफट जवाब आप देख सकते हैं 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। अब इसको दोनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि शॉक थेरेपी, यहाँ पे ये शॉक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी 1990 में और उसी के जस्ट बाद जो है सोवियत संघ आता है जिसका यहाँ पे 1991 में शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा सा ट्रिक बता दें, यहाँ पे लिखा है शॉक थेरेपी, तो यहाँ पे बड़ा सा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सोवियत है, तो पहले इसके बाद में छोटा सा आता है। हिंदी वर्णमाला में जब आप पढ़ते हैं तो पहले सा आता है, फिर षष्ठी सा यानी खष्टी सा बोलते हैं, फिर छोटा सा आता है, यानी लास्ट में आपको जो है छोटा सा दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पे देखिए 1991 में लास्ट में यहाँ पे आपका 1991 में सोवियत हो जाएगा और 90 में शॉक थेरेपी हो जाएगा, क्योंकि सा बड़ा वाला पहले आता है, छोटा सा बाद में आता है। 90 पहले आता है, 91 बाद में आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इसको देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है कि विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता के अंत का कारण क्या था, तो उसमें सोवियत संघ का विघटन पहला कारण है, दूसरा यहाँ पे है शीत युद्ध का अंत और तीसरा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो कुछ दो लिखना है, दो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा गया है, कोई बात नहीं है, बस ये कि आपको समझ में आना चाहिए। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो दो ध्रुवीय का अंत हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया और गुटनिरपेक्ष का आंदोलन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट नोट करके यहाँ पे ये नोट कर लेंगे कि बर्लिन की जो दीवार है, बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी और 1989 में गिरा दी गई थी। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी, कब गिराई गई थी, तो ये नोट करके नोट रखे रहेंगे, ठीक है, अपने दिमाग में। अगला है वर्साई की संधि का अगुआ देश कौन था। जब वर्साई की संधि हुई थी तो अगुआ देश कौन था, सोवियत संघ थे जो है अगुआ देश था। ठीक है, अगला यहाँ पे आ जाता है मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ यानी रूस, आज प्रेजेंट टाइम में रूस है, अंतिम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे एक लाइन हमें मिल जाता है कि जो मिखाइल गोर्बाचोव हैं ये अंतिम राष्ट्रपति थे कहाँ के, सोवियत संघ के। इनका नाम रूसी इतिहास में सुधार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देगा कि इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है, तो आप लिख सकते हैं इनका नाम रूसी इतिहास में सुधारों के लिए प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। रूसी क्रांति के जो नायक हैं वो प्रथम जो थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। तो ये अलग आंसर आपका है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लेगा कि रूसी क्रांति के नायक किसे कहा जाता है, तो व्लादिमीर लेनिन को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पे बताइए। तो आप पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सोवियत प्रणाली के बारे में। तो सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, पहला फैक्ट पॉइंट है। जो सोवियत प्रणाली है यानी सोवियत संघ जो है ये समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, मतलब कि जो भी काम करेगी वो सरकार काम करेगी, जनता के हित के लिए काम करेगी। यह निजी संस्था पर करके समाज की समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहते थे, यानी जो है ये निजी संस्था को लागू करना चाहते थे समाज पर। ठीक है, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो आप यहाँ विशेषताओं में लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि सोवियत संघ की राजनीति प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सोवियत प्रणाली आदर्शों और समाजवादी समाज पर जोर देती थी। तीसरा पॉइंट, जो है सोवियत प्रणाली जो है वो पूंजीवाद के विरुद्ध यानी पूंजीवाद का विरोध करती थी। अगर कोई प्राइवेट हो रहा हो काम तो प्राइवेट का विरोध करती थी, बल्कि सरकार काम करे वो जनता के हित के लिए होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है सोवियत प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता था, ऐसा पॉइंट इसमें। नेक्स्ट है सोवियत संघ में पर्याप्त वस्तु समाज के लिए उपलब्ध होते थे। नेक्स्ट है सोवियत संघ में समाज में रोजगार की मूलभूत आवश्यकताएं जो थी वो आसानी से उपलब्ध हो जाती थी।
तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं, अच्छे से आप इसे ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके परिणामों का वर्णन कीजिए। तो शॉक थेरेपी क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस जो है पूर्वी क्षेत्र वाला और यूरोप मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी का संक्रमण की ओर पूंजीवाद विशेष मॉडल बनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसको सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कि जो सोवियत संघ के लोग थे वो पहले कहते थे कि हम समाजवाद को मानते हैं, ठीक है, पहले कहते थे समाजवाद को मानते थे, लेकिन जैसे सोवियत संघ का पतन हो गया लोग रुख कर गए किसकी तरफ, पूंजीवाद की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही शॉक थेरेपी कहलाता है। पहले लोग समाजवाद को मानते थे, लेकिन जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया वो पूंजीवाद मानने लगे। कहने का मतलब इसको और इजी करते हैं तो मान लीजिए आपके दोस्तों का ग्रुप है, मान लीजिए 6 लोग हैं, 5-6 लोग हैं, ठीक है, और मान लीजिए इसमें कोई गलती कर गया, ठीक है, और उसमें से आके पुलिस पकड़ लेती है, सबको पकड़ लेती है। तो उसमें से क्या होता है कि जो आपके दोस्त हैं वो सही बात बताने के लिए अपना जो है बात रखने के लिए झूठा बात रख देते हैं, गलत बात बता देते हैं, और अपना बचने के कारण जो है आपसे जो कहते हैं कि मैं आपको पहचानता ही नहीं हूं। इसका मतलब क्या है, आपको आपके साथ में रहकर आपके साथ धोखा किया उन्होंने। ये शॉक थेरेपी है, पहले चोट दिया फिर उसके बाद उपचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, आप इसको आसानी से अपने भाषा में बना के लिख सकते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे इसमें कि जो विश्व बैंक है यानी वर्ल्ड बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल को जो है अपनाया गया था। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस मॉडल को अपनाया था, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि सोवियत विघटन के परिणाम क्या रहे। जब सोवियत विघटन हुआ यानी जब सोवियत संघ कई देशों में बंट गया, विभाजित हो गया, तो उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन, ये विघटन रहेगा यहाँ पे, विघटन से विश्व में अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी जब दो महाशक्ति थे, पहले यूएसएसआर बोलते हैं इसको, यानी सोवियत संघ और यूएस, ये दो महाशक्ति थे, लेकिन जब सोवियत संघ विघटन हो गया, कई देश आपस में बट गए, तब इसके बाद एक नया मुल्क सामने आया, एक नया देश सामने आया जिसका नाम था अमेरिका और महाशक्ति के रूप में उभरा, ठीक है। आगे यहाँ पे सोवियत संघ जितने गणराज्य अलग हुए थे वो स्वतंत्र होकर अपनी शक्ति में वृद्धि करने लगे, जैसे लिथुआनिया है, ये लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, लाटविया है, यूक्रेन है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये सब, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान आंखों दिखा रहा है भारत पे, तो कहने का मतलब वही है सोवियत संघ के साथ में यही हुआ था कि जितने देश अलग हुए वही सब अपने शक्ति के रूप में अपना को आगे बढ़ाने लगे, और फिर इसके बाद जो है आगे रूस के सामने जो है अपने आप को दिखाने लगी कि हम आपसे कम नहीं हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण भारत ने विश्वसनीय जो मित्र था यानी रूस जो था वो यहाँ पे खो दिया, ठीक है। लेकिन वर्तमान में रूस भारत का एक सच्चा मित्र बना हुआ है। सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा मित्र था, लेकिन जब विघटन हो गया तो कई तरह से आघात तो पहुंचा भारत के ऊपर, लेकिन रूस जो है जो सबसे बड़ा देश है वो यहाँ पे भारत का मित्र बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि सोवियत संघ की पूर्व मध्य में जो तेल का भंडार था उस तेल के भंडारों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रभुत्व हो गया, यानी जो तेल का भंडार थे वो कब्जा किसका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का दौर भी समाप्त हो गया। शीत युद्ध के बारे में जो है बात कर चुके हैं, अगर थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करें तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूएसएसआर, ये दोनों ऐसे मुल्क थे, ऐसे देश थे जो बातों बातों में लड़ाई होती थी इनके बीचों में, ठीक है। इनके बीचों में क्या होता था, बातों बातों में लड़ाई होती थी। जैसे कभी कभी गाँवों में होता है ना, बातों बातों में लड़ाई होती है, कभी मारपीट नहीं होता है लेकिन बातों बातों में कहासुनी हो जाती है। तो जब बातों बातों में लड़ाई हो, कोई हथियार ना उठाया जाए, तो इसी को कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये भी समाप्त हो गया जब सोवियत संघ विघटन हो गया, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए नए देशों का उदय हुआ, जैसे रूस,
यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये कुछ ऐसे देश बने जो आगे चलकर नए देश के रूप में उभरे। ठीक है, आगे इसमें है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वृद्धि हुई और हिंसक अलगाववादी देखने को मिला और कई सारे आंदोलन भी देखने को मिले। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नोट करके, कुछ पॉइंट है उसको नोट रखे रहेंगे। नोट में आपको ध्यान में रखना है कि जो यूएसए है ये पूंजीवादी को मानता था और जो सोवियत संघ है ये समाजवादी को मानता था। और यहाँ पे जो पहली दुनिया है वो आपका यूएसए कहलाता है और जो दूसरी दुनिया है वो समाजवादी यानी सोवियत संघ माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि पहली दुनिया कौन सी है तो पूंजीवादी यानी यूएसए को माना जाता है और दूसरी दुनिया जो है वो सोवियत संघ को माना जाता था। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अगले चैप्टर से क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसे जो प्रसिद्ध ब्रांड कंपनियां वो किस देश की हैं? तो जवाब होगा ये साउथ कोरिया के हैं यानी दक्षिण कोरिया की हैं। नेक्स्ट है कि मुक्त द्वार जो नीति है ये संबंध किससे है? तो चीन देश से संबंध है, ये मुक्त द्वार की नीति अपनाता है। अगला है आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहाँ पे जो है इसका मुख्यालय है। नोट करके एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था और ये यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1992 में हुई थी। तो ये कभी कभी बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे यहाँ पे है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो विभाजन रेखा है वो कितना है? तो 38 डिग्री समांतर रेखा विभाजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, 1949 ध्यान रखेंगे, 1949 1949 में जो है ये नाटो का जो है स्थापना हुआ था और इससे मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में है और ये जो ब्रुसेल्स है ये बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है और यहीं पे नाटो की स्थापना की गई थी। अगला है सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, कैनन किस देश की कंपनी है? जवाब होगा जापान की प्रसिद्ध कंपनियां ये सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक, आसियान क्या है? आसियान के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आसियान का पूरा नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यहाँ पे जो नाम दिया गया है एशियन का, आसियान का, इसको आप लिखेंगे पहले, इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये। ठीक है, ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ये आपका नाम हो जाएगा। अब इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। प्रारंभिक सदस्यों देश में जो प्रारंभिक देश थे इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड देश थे। बाद में धीरे धीरे चलकर इसमें कुल मिला के 10 देश शामिल हो चुके हैं। तो 10 जो देश हैं उसको यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे कि ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, इसके बाद जो है यहाँ पे सिंगापुर, थाईलैंड है, वियतनाम है। अब आपके मन में सवाल होगी याद कैसे होगा? तो यहाँ पे इसको मैपिंग से समझने का प्रयास करेंगे। मैपिंग से थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है और जस्ट इसी के पास में यहीं पे भारत है। तो भारत के जो यहाँ पे पूर्व में जो देश हैं वही सब आपके आसियान कहलाते हैं। जैसे यहाँ से देखिए पहले आता है म्यांमार, म्यांमार के बाद यहाँ पे बगल में लाओस है। ठीक है, लाओस के बगल में यहाँ पे थाईलैंड है, फिर यहाँ पे देखिए कंबोडिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो देश हो गए ये हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए वियतनाम है, ये वियतनाम हो जाएगा। नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए ये आपका सिंगापुर कहलाएगा। फिर ये आपका जो है यहाँ पे जो है मलेशिया हो जाएगा, ये फिलीपींस हो जाएगा, ये ब्रुनेई हो जाएगा, ये इंडोनेशिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसका जो है मैपिंग यहाँ पे देख सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं। ये ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, म्यांमार है। ऐसे कुछ यहाँ पे देश दिए गए हैं, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद इसका उद्देश्य आता है, आसियान का क्या उद्देश्य है? देखिए पहला है क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना। दूसरा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास को बढ़ावा देना, यानी जो क्षेत्र के जो देश हैं उनमें आपसी सहयोग, शांति सब बनाए रखना। नेक्स्ट है सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग जो है प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है राजनीति और सुरक्षा मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना, या पर्यावरण संरक्षण जो है या सतत विकास को प्राथमिकता देना है। तो कुछ इस प्रकार से पॉइंट है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और यहाँ पे मैपिंग अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा एक नोट्स था जो आपको मैंने रिवीजन करवाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।